हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ा था कि विलयन क्या होता है, विलयन के भाग कितने होते हैं, विलेय और विलायक क्या होता है और पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन 9 प्रकार के थे। उनके हमने महत्वपूर्ण उदाहरण भी देखे थे जो कि परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं। यदि वो वीडियो आप तक आपने नहीं देखा है तो उसको चैनल पे एमके केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे जाकर उसको आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के आई बटन को दबाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बिना उस वीडियो को जाने आप विलयन से संबंधित अन्य चीजों को नहीं समझ पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है विलयन के प्रकार। वहां में विलयन का प्रकार पढ़े थे किसके आधार पे? पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पे। और आज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलयन की सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन का सांद्रण क्या होता है बच्चों? सांद्रण का मतलब होता है मात्रा। सांद्रण का मतलब क्या होता है? मात्रा। और आप बताइए कि विलयन में क्या क्या होता है? दो ही तो चीज होता है, विलेय और विलायक। तो किसी विलयन की जो सांद्रता है वो विलयन में मौजूद विलेय और विलायक की मात्रा पर निर्भर करेगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, शरबत बनता है या चाय बनती है तो हम कहते हैं चाय ज्यादा मीठी हो गई है या चाय कम मीठा है। तो ज्यादा मीठा होने का मतलब यही होता है कि उसमें पानी की अपेक्षा चीनी की मात्रा अधिक है। समझे बात आ रही है? और यदि कम मीठा है तो उसमें चीनी कम है, पानी ज्यादा है। तो आप देख रहे हो कि वो जो चाय रूपी सॉल्यूशन उसकी मात्रा जो है, यानी गाढ़ापन पतलापन जो भी आप बता रहे हो, वो उसमें मौजूद विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर बता रहे हो। तो उसी विलेय और विलायक की मात्रा की जो मौजूदगी होती है विलयन में बच्चों, उसी को हम लोग विलयन की सांद्रता कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से विलेय पदार्थ की मात्रा को इंडिकेट किया जाता है कि किसी विलयन में विलेय कितना है, कम है या ज्यादा है। यदि कम रहता है तो हम कहते हैं कि वो पतला है, और यदि ज्यादा उसमें रहता है विलेय तो हम कहते हैं कि वो गाढ़ा हो गया। समझे बात है? तो इन सभी चीजों को एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, विलयन के सांद्रण के आधार पर बच्चों विलयन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। वैसे तो विलयन की सांद्रण के आधार पर विलयन को 4 या 5 भागों में बांटा गया है, जिसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। सिर्फ ये दो प्रकार इसके आपको मुख्य रूप से जानने हैं। ठीक है, चलिए उसको भी बता देते हैं। जैसे पहला प्रकार होता है सांद्र विलयन। कौन सा होता है? सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। उसका मतलब ये होता है कि बच्चों जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा ज्यादा हो, विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम हो, तो हम कहते हैं कि वो विलयन सांद्र है। समझे बात आगे? जैसे यदि आप क्या कहते हैं, पानी लें और उसमें चीनी या नमक डालें, और जैसे जैसे उसमें नमक की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वो विलयन और सांद्र होता जाएगा। तो जैसे जैसे विलेय की मात्रा बढ़ा रहे हैं विलयन सांद्र होता जा रहा है। और उसमें नमक की मात्रा कम डालोगे, ठीक है, तो वो विलयन पतला होता है, उसको हम कहते हैं तनु विलयन। तो विलेय की मात्रा की उपस्थिति के आधार पर विलयन दो प्रकार के हो गए, तनु और सांद्र। जब विलेय कम हो तो तनु, और जब विलेय अधिक हो तो उसको सांद्र विलयन कहेंगे। तीसरा प्रकार है संतृप्त विलयन, चौथा प्रकार है असंतृप्त विलयन, और एक प्रकार है अति संतृप्त विलयन। तो उसको जब हम लोग संतृप्त विलयन पढ़ेंगे तो वहीं पे जान लेंगे। तो इस हिसाब से आपने देखा कि विलयन सांद्रता के आधार पर 5 प्रकार के हो गए, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इसमें से मुख्य रूप से ये दो के बारे में आपको पढ़ना है, जिनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी बुक में भी इन्हीं दोनों के बारे में दे रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संतृप्त विलयन। बच्चों संतृप्त का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर गए थे और बाहर से घर पे आ रहे हैं, तो आपको बड़ी तेजी से भूख लगी है। समझे बात आ गई? आप बाहर से आए घर पे तो आपको तेजी से भूख लगी होती है, तो आप क्या करते हैं? खाना खाना शुरू करते हैं। ठीक है, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी ऐसे आप खाते हो, और फिर ऐसा एक समय आता है कि आप अब रोटी खाना बंद कर देते हो।
तो पहले जब आपको भूख लगी थी तो आप असंतृप्त की तरह थे, और जैसे आपके शरीर में रोटी जो है क्या कहते हैं, आपने खाना शुरू किया और शरीर में रोटी जैसे प्रवेश करती गई, एक समय आया कि आपकी भूख की जो असंतृप्तता थी वो मिट गई, अब आप हो गए संतृप्त। अब उसके बाद आपको कोई और अच्छा खाना दे तो आप नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो खाने की इच्छा थी अब वो समाप्त हो गई है। तो संतृप्त का मतलब है किसी क्रिया के होने की, जो कोई क्रिया है वो हो रही है, अब वो समाप्ति की तरफ जाएगा, तो उसको हम लोग संतृप्तता या संतृप्त चीज सब प्रयोग करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से संतृप्त विलयन का क्या मतलब है? विलयन कैसे बनता है? जब विलायक में विलेय को मिलाते हैं बच्चों तो विलयन बनता है। विलायक में विलेय को मिलाते हैं तो विलयन बनता है। तो आप क्या करो कि विलायक ले लो और उसमें विलेय पदार्थ को मिलाते जाओ, और एक समय ऐसा आएगा विलेय पदार्थ में घुलता जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अब वो विलेय पदार्थ उस विलायक में घुलना बंद हो जाएगा। समझे बात आ गई? तो अब कहोगे कि वो विलयन एक बन गया और वो विलयन अब संतृप्त विलयन है। कब वो संतृप्त हुआ? जब तक उसमें चीनी घुलती जा रही है बच्चों, तब तक वो संतृप्त है, तब तक उसकी विलेय पदार्थ को सोखने की या घुलाने की जो क्षमता है वो समाप्त नहीं, वो संतृप्त है। और जैसे ही उसमें विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे, अब उसी विलयन को, अब तक वो असंतृप्त था, लेकिन जैसे उसमें विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो गया उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो कोई भी विलयन शुरू में असंतृप्त होता है और जैसे उसमें विलेय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उसमें विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है और वो असंतृप्त से संतृप्त विलयन में कन्वर्ट हो जाता है। समझे बात आ गई? एक समय ऐसा आएगा कि उसमें विलेय का घुलना बंद हो जाएगा, और जैसे ही विलेय का घुलना बंद हो वो विलयन बच्चों संतृप्त। जैसे हमने उदाहरण लिया था खाना खाने वाला, कि जैसे आप रोटी खाते जा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी भूख समाप्त हो जाएगी और आप रोटी खाना बंद कर दोगे, तो अब आप संतृप्त हो गए हो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ही विलायक को आप शरीर मान लो और उसमें विलेय को रोटी मान लो, तो जैसे उसमें रोटी आप डाल रहे हो, भूख उसकी जो अभी जारी है और एक समय ऐसे उसकी भूख समाप्त हो जाएगी, अर्थात वो विलायक विलेय को ग्रहण करना बंद कर देगा, उस विलयन की जो घुलनशीलता थी, विलेयता थी, अब वो समाप्त हो जाएगी, तो उस विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे। और उसके पहले वो विलयन कैसा था? असंतृप्त। तो यदि संतृप्त आपको समझ में आ जाएगा तो असंतृप्त अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब तक उसमें विलय घुल रहा है तब तक वो असंतृप्त है, भूखा है, और जैसे उसका पेट भर गया था, घुलना बंद हो गया, तो वो संतृप्त में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप को नहीं घटाना बढ़ाना है, क्योंकि ताप घटाने बढ़ाने से विलयन की जो है संतृप्तता पे प्रभाव पड़ता है, उसकी विलयता बढ़ती है। और मैंने कहा कि उसकी विलयता, संतृप्त विलयन विलयता उसकी समाप्त हो गई है, अब उसमें कोई चीज विलय नहीं हो सकता है, तो इसीलिए टेम्परेचर का सीधा इसमें प्रभाव पड़ता है बच्चों। इसीलिए आपने लिखा कि स्थिर ताप, यानी ताप को एक 25 रूम टेम्परेचर आप मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, उस पे आप घोल रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि टेम्परेचर कभी 20 कर रहे हो, कभी 25, कभी 30, तो विलयता घटता बढ़ता रहेगा, संतृप्तता उसकी बढ़ती रहेगी। तो ताप को स्थिर कर लेंगे। ठीक है, तो दिया है कि वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलय न घोला जा सके, ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आई होप आपको संतृप्त विलयन समझ में आ गया होगा। और दूसरा है असंतृप्त विलयन, लिखा गया है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए, यानी जब तक वो विलयन संतृप्त न हो तब तक, ठीक है, वो विलयन असंतृप्त होगा। तो इसीलिए लिखा है विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम, और कम होने का मतलब कि अभी वो संतृप्त नहीं हुआ है, और जब तक वो संतृप्त नहीं हुआ है, अर्थात जब तक उसमें विलेय पदार्थ घुलता जाएगा तब तक वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। तो आई होप आपको संतृप्त और असंतृप्त विलयन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। विलयन की संतृप्तता पर ताप का प्रभाव। मैं भी बता रहा था कि ताप घटाने बढ़ाने पर विलयन की सांद्रता जो होती है या संतृप्तता जो होती है वो बढ़ती है। तो इसीलिए देख लेते हैं ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। ताप
ठीक है, आप इस प्रयोग को चाहो तो घर पे भी कर सकते हो। थोड़ा सा गिलास में पानी लोगे, उसमें चीनी या नमक घोलोगे, देखो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी या नमक का घुलना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे उसको थोड़ा सा गैस पे रख के, स्टोव पे रख के उसको गर्म करोगे, फिर उसमें चीनी का घुलना कंटिन्यू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ताप बढ़ाने पर, ठीक है, संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन में बदल जाता है। अर्थात उसमें, और अभी ठंडा था वो, जिस टेम्परेचर पे हम लोग ये काम कर रहे थे उसमें विलेय पदार्थ घोले तब नहीं घुल रहा था, अब उससे ज्यादा हमने टेम्परेचर कर दिया तो अभी क्या था, उसमें फिर विलेय घुलने लगा। तो जैसे ही विलेय, याद रखिए, जैसे ही विलेय घुलने लगेगा वो संतृप्त विलेय असंतृप्त में बदल जाएगा, क्योंकि वो तो संतृप्त रहा ही नहीं। जब विलेय घुलने लगे तो वो असंतृप्त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर संतृप्त विलयन, जो कि पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे संतृप्त था, लेकिन अभी वो असंतृप्त में बदल जाएगा। समझ में बात आ गई? और फिर उसके बाद भी उसमें घोलते जा रहे होते, एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि अब ताप बढ़ाने पर भी उसमें विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा। तो ऐसे विलयन को हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अभी मैं बता रहा था संतृप्त सांद्रण के आधार विलयन 5 प्रकार का होता है, तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। तो गर्म करके और उसमें और विलयन जब घोलें तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसको आप याद रखेंगे। चलिए, मैंने इसको सांकेतिक रूप में यहाँ पे लिखा है, देखिए T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी जो संतृप्त विलयन है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप बड़े आसानी से सांकेतिक रूप से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है कि ताप घटाने पर, ताप बढ़ाने पर संतृप्त वाला असंतृप्त में बदल जा रहा था, और जब ताप घटाओगे तो असंतृप्त वाला संतृप्त में बदल जाएगा। कैसे? जरा ध्यान दो कि जब यहाँ पे संतृप्त था, इसको गर्म कर रहे थे तो असंतृप्त में कन्वर्ट हो गया, और फिर उतना टेम्परेचर हम लोग उसका वापस ले लें तो वो असंतृप्त वाला पुनः किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? संतृप्त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप याद रखोगे कि ताप बढ़ाने पर संतृप्त बनेगा इसमें, असंतृप्त में, और ठंडा करने पर, इससे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं कि एक विलयन संतृप्त है, उसको गर्म करेंगे तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताओ असंतृप्त में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक विलयन असंतृप्त है, ठीक है, वो संतृप्त में कब बदलेगा? जब उसको ठंडा कर देंगे, तो टेम्परेचर कम करेंगे, अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको संतृप्त और असंतृप्त विलयन भी समझ में आया होगा, और साथ ही साथ विलयन की संतृप्तता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, कब उसकी संतृप्तता घटती है, कब बढ़ती है, वो भी समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विलयन के सांद्रण की इकाइयां। नोट कर लीजिए। आइए हम लोग विलयन की सांद्रता को जानते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होता है, उसको कैसे मापते हैं। बच्चों, अभी मैं बता रहा था विलयन की सांद्रता का मतलब होता है उसमें मौजूद विलेय और विलायक की मात्रा। इसमें से भी मुख्य रूप से किसी विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा के बारे में ही बात की जाती है। समझ में बात आ रहा है? अर्थात किसी विलयन की जो सांद्रता होती है बच्चों, वो उसमें मौजूद विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करती है। किसी विलयन में विलेय कितना है, जो पदार्थ घोला गया वो कितना है, और उसी के आधार पर हम विलयन की सांद्रता को बताते हैं। विलयन की सांद्रता को मापने की कई सारी इकाइयां हैं, जैसे मोलरता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, मोलरता है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी इकाइयां हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके एनसीईआरटी बुक में भी 3 इकाइयों को आपको पढ़ना है, ठीक है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे और इनसे संबंधित सूत्रों को जानेंगे और इन पे आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए सबसे पहला शुरू करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है? इसको W/W प्रतिशत भी कहते हैं। क्या होता है बच्चों? जैसे विलयन जो होता है, नॉर्मली हम सोचते हैं कि विलयन जो होता है वो लिक्विड
भाग में होता है। लेकिन याद करिए पीछे आपको बताया गया था कि जो विलयन होता है वो तो 9 प्रकार का होता है। समझ में बात आ रही है? तो इस पे आप न जाइएगा। अब यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब ये है बच्चों कि विलयन के 100 ग्राम में, कोई विलयन है उसके 100 ग्राम में कितना ग्राम विलेय मौजूद है। ठीक है, विलयन के 100 ग्राम में कितना ग्राम विलेय मौजूद है उसको हम लोग विलयन की सांद्रता के अकॉर्डिंग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो विलय का द्रव्यमान होगा उसमें विलयन के द्रव्यमान से भाग कर देंगे और चूंकि प्रतिशत में निकाल रहे हैं उसमें 100 से गुणा भी कर देंगे। प्रतिशत यानी 100 में कितना है। ठीक है, तो विलयन के द्रव्यमान, जो भी विलयन का द्रव्यमान दिया रहेगा उससे विलय के द्रव्यमान में भाग देकर उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमको विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा ये विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग निकालेंगे। और एक विशेष बात कि इसमें जो विलयन होगा नीचे हम लोग याद रखिएगा तीनों जो यहाँ पे लिखा गया है विलयन की सांद्रता की जो इकाई, इसमें तीनों में हमेशा नीचे विलयन की मात्रा रहेगी। ध्यान देंगे नीचे हर के रूप में बच्चों हमेशा देखो विलयन का द्रव्यमान, विलयन का आयतन, यानी हमेशा नीचे विलयन की मात्रा रहेगी, चाहे आयतन के रूप में हो चाहे द्रव्यमान के रूप में हो, और ऊपर हमेशा अंश के रूप में हमेशा विलय की मात्रा रहेगी। तो एक बार याद कर लिए तो तीनों का काम एक ही बार में हो जाएगा कि अंश के रूप में हमको विलय की मात्रा लेनी है और हर के रूप में हमको विलयन की, इसमें विलायक से कोई लेना देना नहीं है। विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए 3 यूनिट पढ़ रहे हो, इसमें विलायक से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको विलयन का और विलय का मात्रा आपको जरूरत है, बड़ी आसानी से गुणा भाग करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ऊपर विलय की मात्रा रखनी है तीनों में और नीचे विलयन की मात्रा को रखनी है। अब जिस रूप में दिया रहेगा, यदि ग्राम में दिया हो, विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में दिया हो और विलय का द्रव्यमान भी ग्राम में दिया हो तो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में उसको हम निकालेंगे। यदि दोनों की मात्रा हमको आयतन के रूप में यानी मिलीलीटर में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, विलयन का आयतन दिया हो, आयतन मिलीलीटर में और विलय का आयतन दिया हो तो हमेशा उसको आयतन प्रतिशत बोलेंगे, उसको V/V बोला जाता है परसेंटेज। और यदि आयतन जो विलयन का आयतन है यदि वो मिलीलीटर में दिया हो और द्रव्यमान जो विलय का आयतन, ऊपर तो विलय रखना है, वो यदि ग्राम में है तो इस वाले यूनिट का इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये चीजें डेफिनेशन देख लो। 100 ग्राम में नीचे जो भी लो, एक चीज और क्लियर कर लो, नीचे चाहे ग्राम में लो चाहे आयतन के में मिलीलीटर में लो, हमेशा नीचे 100 लोगे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा 100 ग्राम लोगे, यहाँ 100 ml लोगे, यहाँ आयतन तो यहाँ पे 100 ml लोगे। तो ये भी क्लियर हो गया। तो परिभाषा तुम खुद बना सकते हो कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलय, क्योंकि यहाँ भी द्रव्यमान है, यहाँ भी द्रव्यमान, उसको ग्राम में मापते हैं। तो वही परिभाषा है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें, वो भी ग्राम में होना चाहिए। विलेय पदार्थ की, यहाँ लिखते हैं, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। और इस फार्मूले के द्वारा ये निकाल द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलय का द्रव्यमान बटा विलय का द्रव्यमान बटे 100। तो विलयन का द्रव्यमान हमेशा कितना मान के चलोगे, 100 मान के चलोगे। ठीक है, इसी तरह से आयतन प्रतिशत है तो नीचे मैंने कहा था विलयन की मात्रा रखनी है और हमेशा 100 रखना है, ग्राम में तो 100 ग्राम और ml में तो 100 ml। तो 100 ml आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा कितनी है उसको आयतन प्रतिशत कहा जाता है। सेम फार्मूला है, विलय का आयतन ml में बटा विलयन का आयतन ml में बटे 100। नीचे कितना रखोगे, 100 ml, क्योंकि प्रतिशत के रूप में निकाल रहे हो। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब है एक इसमें से रहेगा, विलय की मात्रा इस ग्राम के रूप में रहेगा और विलयन का जो आयतन इस रूप में रहेगा, तो आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा कि 100 ml विलयन में विलय कितना ग्राम मौजूद है। ठीक है,
उसको हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे। तो ये तीनों फार्मूला याद रख लेना। मैंने कई सारी ऐसी चीजें बताई जिसको याद करने में आपको बड़ी आसानी होगी कि हमको जो भी फार्मूला बनाना है सब में 100 से मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर जो भी लेना है, ऊपर किसको लेना है, हमेशा विलेय को, और नीचे हमेशा विलियन को। विलियन की मात्रा हमेशा 100 के रूप में लेना है। समझ में आ गया? आइए इसके कुछ सवाल लिखे, इसको हम लोग हल करते हैं कि इनको कैसे हल करेंगे। ठीक है, जैसे पहला सवाल दे रखा है कि 10 ml एथिल एल्कोहल को 20 ml जल में घोला गया। ठीक है, 10 ml एथिल एल्कोहल को 20 ml जल में घोला गया। देखो ये जो एथिल एल्कोहल को जल में घोला गया है, तो जिसमें घोला गया बच्चों उसको क्या कहते हैं? पहला सवाल यहाँ पे हल करते हैं। जिसमें घोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? विलायक। और यहाँ पे विलायक कौन है? जल। ठीक है, जिसकी मात्रा देखो ml में दिया है 20 ml, और इसको घोला गया है एथिल एल्कोहल को, और इसकी मात्रा ml में दिया है। दैट मींस इस वाले फार्मूला का प्रयोग करें, ऊपर भी ml नीचे भी ml, तो आयतन प्रतिशत पूछ रहा है। तो जिसको बोलते हैं उसको विलेय बोलते हैं, और विलेय कौन है यहाँ पे? एथिल एल्कोहल, और इसकी मात्रा कितना दे रखा है? 10 ml। और याद करो हमको आयतन प्रतिशत निकालने के लिए क्या चाहिए? हमको चाहिए विलेय की मात्रा और विलियन की मात्रा। जबकि विलियन की मात्रा तो इसमें दिया ही नहीं है, तो क्या विलियन की मात्रा को नहीं बना सकते हो? जब विलेय और विलायक को मिलाते हैं तभी तो विलियन बनता है। तो विलियन की मात्रा कितनी हो गई? विलियन की मात्रा बराबर कितनी हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ दोगे तो 20 और 10 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों? विलियन की मात्रा बराबर हो जाएगा विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, ये हो जाएगा 30 ml। ठीक है, अब इस फार्मूले का प्रयोग करो। आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा, विलेय का आयतन कितना है? 10 ml, हो जाएगा 10 बटा विलियन का आयतन कितना है? 30 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग 33 के आसपास आएगा। कितना परसेंट होगा? आप इसको सही से सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड माइनस का निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हल करोगे। जैसे देखोगे कि विलेय की मात्रा किसमें दिया है, विलायक या विलियन की मात्रा किस रूप में दिया है, उसके हिसाब से इसका प्रयोग करोगे या इसका या सबका प्रयोग करोगे। ठीक है, इसी तरीके से सवाल नीचे दे रखा है 1 मिलियन के 220 ग्राम विलायक जल में, यानी विलायक की मात्रा कितना दिया है? 220 ग्राम में 30 ग्राम साधारण नमक है, विलेय है, यानी विलेय की मात्रा कितनी है? 30 ग्राम। तो विलियन की सांद्रता ज्ञात करो। अब ध्यान दो सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ दोनों मात्रा जो ग्राम में दे रखा है, तो इस वाले का द्रव्यमान प्रतिशत इसका मतलब पूछ रहा है। ठीक है, और विलियन की मात्रा इसमें भी नहीं दिया है, विलियन की सांद्रता पूछ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ दोगे, विलेय और विलायक को जोड़ दोगे तो विलियन की मात्रा ज्ञात हो जाएगी, और उस मात्रा में इसको जोड़ देंगे 250 हो जाएगा। तो विलियन की मात्रा कितनी हो गई? 250 ग्राम। और 250 ग्राम में, ठीक है, 250 ग्राम से इस 30 ग्राम में भाग देकर उसमें 100 से गुणा कर दोगे तो इस सवाल का जो है हल निकल के आ जाएगा। तो ये नीचे वाला जो सवाल है आपके लिए होमवर्क है, जिसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो विलियन से संबंधित सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।